हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मिल रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था किसके ऊपर? हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था मैट के ऊपर। आज जो आपका लेक्चर होने वाला है फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे आपके रेगुलर क्लासेस के ऊपर। सब्जेक्ट का नाम है सोशल स्टडीज़, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था अपने ओपनिंग इंट्रोडक्शन में। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं क्लास 8th के बारे में मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार आज मिलने वाले हैं क्लास 8th में, मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अर्पित श्रीवास्तव, बहुत सारे लोग जानते होंगे, आपने मुझे जूम ऐप में देखा होगा। तो बेटा, जो जूम ऐप में हम कवर नहीं कर पाए थे, आज आपके लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करी जाएंगी, कवर अप करी जाएंगी। तो जो भी डिस्कशन हमने किया हुआ है जूम ऐप के ऊपर, उसी को आज हम क्या करेंगे, आज हम डायग्रामेटिक फॉर्म में, इलस्ट्रेटिव फॉर्म में आपके सामने डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, ताकि जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो पाए, इन्हेंस हो पाए। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जहाँ कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप उसको पॉज करके क्या कर सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं। लैंग्वेज अगर कंसर्न है कि किस लैंग्वेज में वीडियो होने वाला है, बहुत सारे लोग सोच सकते हैं ऐसा। लैंग्वेज आपके साथ में दोनों लैंग्वेज का मैं यूज़ करने वाला हूँ। आई विल बी बाइलिंगुअल, मैं इंग्लिश भी यूज़ करूँगा और मैं हिंदी भी यूज़ करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का जो लेक्चर है वो है क्लास 8th का सबसे पहले। ठीक है, अब आज जो टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है, सबसे पहला बेसिक टॉपिक, रिसोर्सेस। फिर हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। आज जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो क्या है, रिसोर्सेस। उसके पहले आपकी बेनिफिट के लिए बोर्ड को हमने डिवाइड कर दिया 2 इक्वली पार्ट में, ताकि जिससे आप क्या कर पाएँ, हमारे साथ में इक्वल तरीके से साथ में रह पाएँ। ठीक है, चलिए। रिसोर्सेस, ये जो चीज़ें हैं, ये जो टर्म लिखा है रिसोर्सेस, इसको देखिए, हम समझते हैं ये रिसोर्सेस होता क्या है। रिसोर्स, अगर हमने इसको ब्रेक कर दिया तो ये क्या निकल कर आता है, रिसोर्स। आप लोगों ने इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स नाम से चीजें पढ़ी होंगी। तो ये जो आर ई है, ये क्या है, प्री हो गया, प्रीफिक्स हो गया, और ये सोर्स जो है ये क्या हो गया, ओरिजिनल वर्ड हो गया। समझ रहे हैं ना बात को, कि किसी भी वर्ड को हम समझ कैसे सकते हैं। तो ये आर ई जो है ये हमारा क्या हो गया, प्री हो गया, और सोर्स हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल वर्ड हो गया। तो रिसोर्स क्या हुआ, रिसोर्स की मीनिंग होती है दोस्तों, रिसोर्स की मीनिंग होती है, सिंपल से अगर हम देखें, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिसोर्स। रिसोर्स की मीनिंग होती है क्या, एनीथिंग विच satisfies our need, want, desire, requirement, etc. This is what called as resource. ये तो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन हो गई दोस्तों कि रिसोर्स होता क्या है। ठीक है, तो रिसोर्स हमने समझ लिया। रिसोर्स, सोर्स मतलब क्या होता है, सोर्स को अगर हम हिंदी में बोलते हैं बेटा तो क्या होता है, ये स्रोत होता है। स्रोत मतलब ओरिजिन, कहां से वो चीज आई। और री मतलब क्या, दोबारा से, जैसे होता है ना, दोबारा से मुझे चांस चाहिए, रिकैप या ये सारी चीजें दोबारा से एक बार बता दीजिए। तो सोर्स क्या हो गया, री हो गया इधर से। तो यानी मतलब जब हम किसी चीज को बार बार यूज कर सकते हैं, तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है। समझ में आया, फंडा क्लियर हुआ। तो अब जब भी कभी आप इस वर्ड को देखेंगे, रिसोर्स या रिसोर्सेस व्हाटएवर, आपके दिमाग में क्या गूंजेगा सबसे पहले, कि एनीथिंग विच सैटिस्फाइज आवर नीड, वांट, डिजायर, रिक्वायरमेंट एटसेट्रा इज कॉल्ड एज व्हाट, रिसोर्स। Why resource? Because we can use it again and again and again and again and so on so forth. समझ में आया दोस्तों, पॉइंट क्लियर हुआ, ये चीज है। चलिए, अब जो चीज हमने पढ़ी है उसी को हम दोबारा से देखते हैं। Why resource? Why resource? यानी रिसोर्स के बारे में हम पढ़े क्यों, क्या ज़रूरत है हमें रिसोर्स के बारे में पढ़ने की। रिसोर्स के बारे में पढ़ने की हमें ज़रूरत ये है कि रिसोर्स हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है, देखिए, हम किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो हम एक इस तरीके का ये ब्रॉड लाइन बना लेंगे, ताकि जिससे हमें एक क्लियर विजन मिल जाए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, वाई रिसोर्स, रिसोर्स को हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि रिसोर्स हमें क्या बताता है, वांट सेटिस्फाइंग बताता है, या वांट सेटिस्फैक्शन देता है।
अभी मैं सब आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वांट सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। वांट सेटिस्फैक्शन के बाद में ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि ये हमारी क्या पूरी कर रहा है, रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है, रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। रिक्वायरमेंट को पूरी करने के बाद ये बताता है कि ये क्या होता है, रिप्लेनिशेबल होता है। अगर मैं बोलूं रिप्लेनिशेबल मतलब अगेन एंड अगेन, इसको हम 2 बार 3 बार अत्यधिक बार यूज कर सकते हैं। फिर चौथी चीज क्या आती है, बैलेंस्ड यूज। अब देखिए ये उसी का कॉन्ट्ररी पार्ट है। रिप्लेनिश क्या होता है, कॉन्ट्ररी पार्ट है उसका। मीनिंग ये है कि बैलेंस्ड यूज का मतलब है बराबर तरीके से उसका क्या करना, उपयोग करना। दैट इज to use resources in a calculated manner so that they don't get wasted, because if once resource get wasted it is very difficult for us in order to survive, because resources are scarce in nature and our wants are what, unlimited। एक चीज, एक इंपॉर्टेंट टर्म हम आज यहाँ पे सीख रहे हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे एकदम बिल्कुल उसमें लिख देता हूँ। रिसोर्सेस की जो पहली गाइडलाइन या पहली जो टर्म लाइन आती है वो जो आपको याद रखनी है, रिसोर्सेस आर स्कैर्स, और दूसरा है wants आर अनलिमिटेड। ये हमारी मोटी अंडरस्टैंडिंग है इसको चीज को लेके। रिसोर्सेस आर स्कैर्स एंड wants आर अनलिमिटेड। व्हाट आई मीन टू से बाय दिस, आई मीन टू से बाय दिस कि अगर देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी जेब में 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपीज। अब 50 रुपीज़ में हमें बहुत सारी चीज़ें खाने का मन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमें ख़रीदने का मन हो रहा है, बट क्या हम 50 रुपीज़ में सारी चीज़ें खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं खरीद सकते। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि भाई जो इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर खर्चा करो और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको आगे के लिए क्या कर दो, पोस्टपोन कर दो। समझ में आया फंडा, पॉइंट क्लियर हुआ? ये चीज़ है, क्यों पोस्टपोन कर दो, रिसोर्सेस आर स्कैर्स। यहां हमारा रिसोर्स क्या है, मनी, 50 रुपए क्योंकि हमारे पास में, अगर यही 500 रुपए 5000 रुपए होते तो हमें इतनी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, और देखिए वॉन्ट्स तो हमारी हमेशा अनलिमिटेड रहेंगी। आज कुछ और है, आगे कुछ और होगी, और उसके आगे क्या होगी, कुछ और होगी। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप प्रोग्रेसिव इन नेचर होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी वॉन्ट्स भी क्या होती जाती है, मल्टीप्लाई होती जाती है। ऐड नहीं होती हैं, मल्टीप्लाई होती जाती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए रिसोर्सेस आर स्कैर्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और यहीं से पॉइंट आता है क्या दोस्तों, बैलेंस्ड यूज़। यानी जो ज़रूरी है सबसे पहले आपको किसके ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर फोकस करना है, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद में आती हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये टर्म आता है क्या दोस्तों, आपका पूरा रिसोर्सेस के बारे में, ठीक है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स का मतलब होता है क्या, जो कि क्या कर पा रहा है, हमारा यूटिलाइज कर पा रहा है, हमारी यूटिलिटी को पूरा कर पा रहा है, हम जिसके साथ में क्या कर पा रहे हैं, अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, जो चीज़ यूज़र फ्रेंडली होती है, जिसको हम अगेन एंड अगेन अनेकों बार क्या कर सकते हैं, यूज़ में लेके आ सकते हैं, ठीक है, जिसको हमें बैलेंस तरीके से यूज़ करना पड़ता है। ये सब क्या कहलाते हैं, रिसोर्स कहलाते हैं। पानी है, पानी रिसोर्स है, फैन है, एसी है, सब क्या है, रिसोर्स है। अब हमारा डिस्कशन का पर्व्यू आता है कि भाई ये किस टाइप के रिसोर्सेस हैं, है ना। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्स है, मैन मेड रिसोर्स है, ये है वो है, दुनिया भर की सारी चीज़ें अब हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो पेशेंट रहिएगा और अच्छे से देखिएगा, सब चीज़ आपको क्या होगी, क्लियर होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। हम ये भी देखेंगे कि रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहती है रिसोर्स को कंजर्व करने की, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। चलिए, तो ये होता है दोस्तों आपका क्या, एक बेसिक डिस्कशन होता है किसका, रिसोर्सेज का, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं चीज़ को। मैं इसको एक काम करता हूँ, इतनी चीज़ को अभी मैं मिटा नहीं रहा हूँ, इसी को हम आगे और डिस्कशन करते हैं। अगर रिसोर्स के बारे में हम डिस्कशन करें तो रिसोर्स में क्या रहता है, इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं या 3 यूटिलिटी फैक्टर्स होते हैं। हम इसको सिर्फ एलिमेंट्स ही लिखेंगे, 3 एलिमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। क्या रहते हैं भाई, सबसे पहला रहता है उसका यूटिलिटी रहती है, ठीक है, यूटिलिटी रहती है। फिर क्या रहता है, वांट रहता है उसमें,
और फिर उसमें क्या रहता है, हमारी जो प्रोसेस रहती है उसमें एक और चीज़ ऐड ऑन होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, डिज़ायर। ये 3 एलिमेंट होते हैं ये रिसोर्स के, ध्यान से आपको याद रखना है। यूटिलिटी का मतलब होता है, अभी बता देते हैं, वांट का भी मतलब बता देते हैं और डिज़ायर का भी मतलब बता देते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अब मिटाता हूँ, रब करता हूँ और आगे बढ़ा रहा हूँ। नीचे का नहीं मिटा रहा हूँ और ये जो प्रिंसिपल हमने सीखा है इसको भी मैं नहीं मिटा रहा हूँ। चलिए ये डेफिनेशन मैं मिटा रहा हूँ। देखिए यूटिलिटी, वांट, डिज़ायर हमने लिखा हुआ, तो यूटिलिटी के ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी का मतलब होता है दोस्तों वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर इज कॉल्ड एज व्हाट, यूटिलिटी। सिंपल सी बात है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। हमें प्यास लगी है, सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारा गला सूख रहा है, वी आर क्वेंचिंग फ्रॉम थर्स्ट, हमारा गला सूख चुका है पूरे तरीके से। अब ऐसे में कोई आपको दूध ला के दे दे, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, यार गला सूख रहा है तो मेरे को दूध ला के दे रहे हो। कोई आपको कोल्ड ड्रिंक ला के दे दे, तो आप एक बार को कोल्ड ड्रिंक को एक्सेप्ट कर सकते हो, बट क्या आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा? बट अगर मैं आपको एक गिलास पानी में ला के दे दूं या मैं आपको एक बॉटल में पानी ला के दे दूं, आप बहुत खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्यास को कौन बुझा पा रहा है? पानी बुझा पा रहा है। तो ये पानी की क्या हो गई दोस्तों, यूटिलिटी हो गई। समझ में आया? इसी को क्या बोला जाता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, इट्स यूटिलिटी। समझ में आया दोस्तों? फंडा क्लियर हुआ? बस इस चीज को याद में रखेंगे, यानी हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा इच्छा हो रही है, आवश्यकता महसूस हो रही है, नीड महसूस हो रही है, और उसी समय वो चीज हमारे सामने क्या हो जाए, आ जाए, और जो चीज को क्या कर पाए, पूरा सेटिस्फाई कर पाए हमें अंदर तक, वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगली बात करी थी मैंने आपके वांट की। वांट का मतलब होता है क्या, नीड, नीड इन अर्जेंसी, सिंपल, नीड इन अर्जेंसी इज कॉल्ड एज वांट। नीड जो होता है वो क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसके बिना हमारा काम चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। बट वांट ये है, जैसे हम बोलते हैं ना एम्फेटिक सेंटेंस में, आई वांट दैट, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो ठीक उसी तरीके से क्या होता है, ये वांट होता है, यानी जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, आवश्यकता हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, वांट कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गर्मी महसूस हो रही है, यार आई वॉन्ट एन AC, आई वॉन्ट अ फैन। समझ में आया? उसके बिना काम नहीं चल रहा है मेरा, क्योंकि काम अटका हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाता है, वांट कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। डिज़ायर, डिज़ायर मतलब आपका होता है स्पेसिफिकेशंस, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसा होता तो ये होता, ऐसा होता तो वैसा होता, मतलब इट्स ऑल अबाउट व्हाट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना? तो डिजायर के ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि रिसोर्स का बेसिक मीनिंग होता है क्या, यूटिलिटी, वांट होता है। समझ में आया? जिसमें से यूटिलिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। हमने इतनी देर से रिसोर्सेज के बारे में बात कर ली, रिसोर्सेज आर स्कैर्स इन नेचर, वांट्स आर अनलिमिटेड, बैलेंस्ड यूज होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, नीड, वांट, डिज़ायर। लेकिन जब तक हम टाइप्स नहीं जानेंगे कि रिसोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं, तब तक आगे बात नहीं बढ़ सकती। ठीक है, चलिए लेट्स नाउ जंप ऑन टू व्हाट आर अदर टॉपिक इज, दैट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। अब चूंकि नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने दोस्तों में क्या करूंगा, रब करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए ऊपर का कंसेप्ट मैं ये लिखे रहने देता हूं। चलिए जो दोस्तों अब आपकी अगली हेडिंग है वो है आपका क्या, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस।
टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब हम बहुत सारे टाइप्स बना सकते हैं। पहला टाइप हम ले सकते हैं ओरिजिन के बेसिस पर, दूसरा टाइप हम ले सकते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर, और तीसरा टाइप हम ले सकते हैं क्या आपका मिसलेनियस के बेसिस पर, ठीक है। इन 3 टाइप में ही हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को कवर अप करने की हम पूरे तरीके से कोशिश करते हैं, ठीक। ओरिजिन का मतलब होता है सोर्स, ठीक है, कि बेस चीज आई तो आई कहां से, ठीक है ना, दैट फ्रॉम वेयर डिड इट अराइव्ड। तो अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन के बेसिस पे दोस्तों हमारे 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। एक होता है अबायोटिक और दूसरा होता है क्या, बायोटिक, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना ही है। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है वंस गेट्स एग्जॉस्टेड, टेक्स टाइम फॉर रिप्लेनिशमेंट, यानी दोबारा से अगर एक बार ख़त्म हो गए तो क्या हो गए, बहुत वक्त लगाएंगे दोबारा से आने में। और दूसरी चीज़ क्या रहती है, इसमें क्या होना पड़ता है, बैलेंस्ड यूज़ करना पड़ता है, बैलेंस्ड यूज़, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर हम एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे पढ़े तो बेसिकली इसमें भी आपको 2 टाइप के मिलते हैं। एक होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है क्या आपका नॉन रिन्यूएबल। एक होता है आपका रिन्यूएबल और दूसरा होता है क्या आपका नॉन रिन्यूएबल। मिसलेनियस की बात करें अगर, अब आइए मिसलेनियस की बात करते हैं दोस्तों। मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो मिसलेनियस का मतलब होता है नो फर्दर सब डिविजन्स, नो फर्दर सब डिविजन्स एंड कैन बी कैटेगराइज्ड इक्वली, कैन बी कैटेगराइज्ड इक्वली, ठीक है। मिसलेनियस में जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, मैं इधर बना देता हूं, एक होता है आपका पोटेंशियल और एक आपका क्या होता है एक्चुअल। फिर अभी हम बात करते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्सेस के बारे में, वो सब आपका किस में आ जाएगा, आर्टिफिशियल उसमें आ सकता है, ठीक है। चलिए पहले हम इसके बारे में दोस्तों डिस्कशन करते हैं। ओरिजिन, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आपके सामने लिखा है, प्रिंसिपल भी हमारा सामने लिखा हुआ है इस चैप्टर का कि रिसोर्सेस आर स्कैर्स एंड वांट्स आर वॉच अनलिमिटेड। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस में सबसे पहला टाइप हमारा आता है क्या, ओरिजिन आता है। ओरिजिन जैसा कि मैंने आपको बताया सोर्स, दैट इज फ्रॉम वेयर दैट थिंग हैज अराइव्ड, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज व्हाट, सोर्स। समझ में आया। हम सब लोग कहां से हैं, हम लोग सब लोग बाय बर्थ आए हैं, समझ में आया, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। तो ये क्या है, हमारा ओरिजिन है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम भी किसी ओरिजिन से आए तो रिसोर्स भी किसी ओरिजिन से आया होगा ना। तो जब हम उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं कि ये चीज आई तो आई कहां से, उस पढ़ाई को बोला जाता है दोस्तों क्या, व्हेन रिसोर्सेज आर स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो बेसिकली 2 टाइप के ओरिजिन होते हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक। इफ आई टॉक अबाउट दोस्तों अबायोटिक, तो इसका मतलब होता है क्या, नॉन लिविंग। एंड इफ आई टॉक अबाउट बायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है क्या, लिविंग। समझ में आया फंडा, पॉइंट क्लियर हुआ, ये प्रोसेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। इसको एक काम करते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूं अच्छे से ताकि जिससे आप क्या कर पाएं, समझ पाएं इसको, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का ये डायग्राम आप वो कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जल्दी से आप इसको कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में एक एक करके क्या करते हैं, लिखना चालू करते हैं, ठीक है। तभी हमको क्या रह सकता है, दिमाग में रह सकता है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो। ओरिजिन के बेसिस पे क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है क्या, बायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे क्या होते हैं, 2 टाइप के रिसोर्सेस होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। और अगर हम मिसलेनियस के बारे में बात करें
ठीक है। तो मिसलेनियस के बारे में आपके क्या होते हैं, एक्चुअल होता है और एक क्या होता है, पोटेंशियल होता है, जिसको अब मैं आपको डिटेल में बताना मैं चालू करूंगा। मैं आपको स्टॉक और रिजर्व्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। फिर इसके बारे में हम ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूं मैं इन सबको, क्योंकि अब हम फोकस करने वाले हैं अबायोटिक और बायोटिक के ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं किसके, अबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में अगर मैं बात करता हूं, ये एग्जॉस्टिबिलिटी के ही अंडर बात चल रही। अबायोटिक रिसोर्सेज, रिसोर्सेज obtained from non-living things, organisms, process, etc. is called as abiotic resources, ठीक है। समझ में आया, कॉल्ड एज व्हाट, अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, जस्ट इसका वाइस वर्सा। बायोटिक रिसोर्स obtained from living organisms is called as what, आपका बायोटिक, ठीक है। अब सिंपल से हम एक एग्जांपल लेते हैं। बायोटिक क्योंकि इधर पे लिखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स आर व्हाट, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स ना, तो प्लांट के थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है कि नहीं होती है, सनलाइट के थ्रू। ये तो बायोटिक से जो बेटा हमें जो रिसोर्सेस मिलते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें जो रिसोर्सेस मिलते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बायोटिक बोल सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स के थ्रू हमको क्या मिलता है, प्लांट्स के थ्रू हमको आपका ये मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ियाँ मिलती हैं, जिसको हम वुड बोलते हैं। समझ में आया, पंडा क्लियर हुआ, वुड हमारे कितना काम में आता है, ठीक है। पेपर भी हमें मिलता है, तो बहुत सारी जो चीज़ें रहती हैं। एनिमल्स के थ्रू भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फ़िश जो है वो भी आपकी क्या, एक लिविंग बीइंग है, ठीक है। तो अगर हम फ़िश को वो करते हैं, फ़िश को अगर पकड़ते हैं, तो फ़िश से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, जो कि आपकी मेडिसिन वगैरह में भी क्या होता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो वो सारे रिसोर्सेज जो कि आपको किससे मिलते हैं, लिविंग बीइंग से आपको मिल रहे हैं, इधर इन द फॉर्म ऑफ मैन और इधर इन द फॉर्म ऑफ एनिमल। वो सब बेटा किसके प्रोसेस में आते हैं, बायोटिक में आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसका सिंपल सा मैं एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख देता हूँ, लंबे समय के लिए आपको याद रहेगा। फोटोसिंथेसिस, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में इसको। चलिए, तो ये तो हो गया बेटा आपका क्या, बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में। अबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में क्या मैं बात कर सकता हूँ, अबायोटिक का मतलब होता है जो कि क्या आपको मिलता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू आपको क्या होता है, अचीव होता है, वो आपका क्या कहलाता है, अबायोटिक कहलाता है। अबायोटिक आगे चलकर आपको मैनमेड भी दिख जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल हो गया, फैन हो गया, ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू आया है ना, ठीक है। तो वो सब किस में आता है दोस्तों, अबायोटिक में आता है, ठीक है। क्लियर हुई बात यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ बात को, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हमारा जो सेकंड सब हेडिंग थी एग्जॉस्टिबिलिटी के बारे में। अब मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने बताता हूँ, ठीक है। इसको अब मैं मिटा रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है वंस एग्जॉस्टेड और लिमिट ऑफ द रिसोर्स
is over. It takes a long time for its formation again. ठीक है, for its formation again. What is the need या what is the outcome? इसका आउटकम दोस्तों ये होता है, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर जब हम रिसोर्स पढ़ते हैं तो उसका आउटकम क्या होता है? उसका आउटकम ये होता है, दैट इज बैलेंस्ड यूज ऑफ रिसोर्सेस. बैलेंस्ड यूज ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? ये सारी चीजें बैलेंस्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज. व्हाट इज बैलेंस्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज मैं आपको आगे बताऊंगा. अभी सिर्फ आप इसी बात के ऊपर फोकस करें कि एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर हमारा जो मूल मंत्र हमें मिला है वो क्या है? बैलेंस्ड यूज ऑफ व्हाट? रिसोर्सेज. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं. इसके बेसिस पे कितने टाइप होते हैं? बेसिकली दोस्तों इसके बेसिस पे दो टाइप होते हैं. एक आपका होता है रिन्यूएबल और एक आपका क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल. ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में मैं आपको बताता हूं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूं इस बात को. अब मैं अगर हम दोस्तों किसके बारे में बात करें? रिन्यूएबल के बारे में बात करें. रिन्यूएबल, the resources which can be used again and again without any fear of being exhausted. बीइंग को एक काम करते हैं, मिटा देते हैं. बीइंग थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम कर देते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ गेटिंग एग्जॉस्टेड. ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, विदाउट एनी फियर ऑफ गेटिंग एग्जॉस्टेड इट्स कॉल्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेस. इट्स कॉल्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्स. ठीक है, और रिन्यूएबल रिसोर्स को क्या बोला जाता है? नॉन कन्वेंशनल. ये इसका दूसरा नाम है. क्या नाम है? नॉन कन्वेंशनल. ठीक है, रिन्यूएबल आपके क्या क्या होते हैं रिसोर्सेस? आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. ठीक है, और हम थोड़ा सा नीचे ले लें तो इसको हम ले लेते हैं क्या? टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी. ठीक है, ये सारे बेटा आपके क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं किसके? आपके रिन्यूएबल के, जिनको हम क्या कर सकते हैं? बहुत बार यूज कर सकते हैं. और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम क्या बोल सकते हैं? क्या? ओरिजिनल गिफ्ट ऑफ नेचर. ओरिजिनल गिफ्ट ऑफ नेचर. ये नेचर का क्या है बेटा? हमारे लिए ओरिजिनल गिफ्ट है. और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं. इसको हम बोल सकते हैं ऑल्टरनेटिव्स. यानी ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एक सबसे अच्छे ऑल्टरनेटिव बन के क्या हुए हैं? आज के समय में उभरे हैं. ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे. अब इसके बारे में आपको लिखना तो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, बट स्टिल हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा बेटा डिस्कस कर सकते हैं. अगर मैं बात करता हूं सोलर एनर्जी की. सोलर एनर्जी मतलब धूप से आने वाली जो एनर्जी, और धूप से हमें क्या मिलता है? हम सबको मालूम है, बाय द वर्च्यू ऑफ सोलर एनर्जी वी गेट व्हाट? विटामिन डी. तो ये याद रखेंगे. छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपको क्या रखनी है? अपने दिमाग में रखनी है. धूप से हमें मिलता है विटामिन डी. अच्छा, अब धूप का हम कमर्शियल यूज़ कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने देखा होगा सोलर कुकर, है ना? सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, ये सारी चीज़ें, सोलर पैनल.
ठीक है ना। ये सारी चीजें किस में आता है दोस्तों, सोलर एनर्जी में आता है। व्हेन सन इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल बेसिस, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सोलर एनर्जी। ठीक है, जब सूर्य के प्रकाश को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सोलर एनर्जी कहलाता है। ठीक है, आप आगे चल के पढ़ेंगे क्लास, बड़ी क्लासेस में न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, हाइड्रोजन, ये सब सारी चीजें आप पढ़ेंगे, तो उन सब में आपको कहीं ना कहीं पे ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखें, सोलर एनर्जी का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, व्हेन सन इज बीइंग यूटिलाइज्ड, व्हेन सन रेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड। विंड एनर्जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज के समय में, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का मतलब ये है कि जब आप हवा जिसको हम क्या बोलते हैं, कोई ब्रीज बोलता है, कोई क्या बोलता है, विंड बोलता है, समझ में आया। ये आपका क्या कहलाता है, विंड है। जब तेजी से जो हवा चलती है उसको क्या बोला जाता है, विंड बोला जाता है, समझ में आया। जब हवा की जो गति रहती है, जो हवा का जो पेस रहता है, वेलोसिटी जो रहती है, वो क्या रहती है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, विंड कहलाता है। जब हम विंड को यूज़ करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा क्या रहता है आजकल, बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं, या अगर हम न्यूजीलैंड का एग्जांपल लें, हम ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लें, या अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम नासिक एक जगह पर है, विंड एनर्जी वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्या रहती हैं, एक बड़े से उसमें एरिया में आपको फैंस दिखाई देते होंगे टरबाइन के तौर पे, ऐसे ऐसे जो घूमते हैं सर्कुलर, उसमें हिंदी में उसको क्या बोला जाता है, पवन चक्की बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अपने बड़ों के मुंह से सुनते हुए, पवन चक्की। तो जितना तेजी से हवा आएगी उतना तेजी से वो शाफ्ट क्या होगा, वो घूमेगा, और उसके साथ में क्या लगा रहता है दोस्तों, जनरेटर लगा रहता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कर पाते हैं। समझ में आया फंडा, पॉइंट क्लियर हुआ। ये विंड एनर्जी हो गया। ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छी कॉमन बात तो मैं लिखना ही भूल गया, फिर से मैं लिख देता हूं, हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी जिसको आजकल के तौर पे यूज किया जाता है, क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डैम बना दिया, ठीक है, पानी को रोक के, पानी का फ्लो बहुत तेजी से होता है, ठीक है, और वो कहाँ जाता है, टरबाइंस के ऊपर जाता है। टरबाइंस में जब पानी पड़ता है तो वो रोटेट होता है, जिससे क्या होता है, जनरेटर पे वो बात आती है, और फिर उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बर्गी डैम हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको हम ले सकते हैं हाइड्रो एनर्जी के तौर पे। समझ में आया, जो कि आजकल ये क्या है, ये सब आजकल मॉडर्न सोर्स ऑफ क्या है, एनर्जी है, जो कि ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे उभरे हैं, किसके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। ठीक है, विंड एनर्जी मैंने आपको बताया, हाइड्रो एनर्जी बताया। इंडिया में आपको विंड एनर्जी कहाँ मिल सकती है देखने के लिए, नासिक में मिल सकती है और तमिलनाडु में मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। हाइड्रो एनर्जी तो हम देख ही चुके हैं, देख ही रहे हैं। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी का मतलब ये होता है कि जब वाटरफॉल के उसमें उस एनर्जी, मतलब जितनी तेजी से वाटरफॉल से, कैस्केड के थ्रू से जब पानी होता है, ड्रॉप होता है, या ओशन या उसके थ्रू, तो जब क्या होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं, तो वो क्या होता है, टाइडल एनर्जी होता है। टाइड्स, आप लोगों ने वेव सुना होगा, टाइड सुना होगा, ठीक है ना। तो वेव्स जो रहता है वो एक तरीके का प्रेशर रहता है, वो करंट रहता है, और जो लहर उठती है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम उस टाइड को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और किसी फर्दर एस्पेक्ट के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, टाइडल एनर्जी कहलाता है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी मतलब होता है एनर्जी विद इन दी अर्थ, यानी अर्थ के अंदर भी क्या रहती है, बहुत सारी एनर्जी रहती है, और जब उसको हम यूज करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, जियोथर्मल एनर्जी। और ये सारी जगह, ये जियोथर्मल एनर्जी का एक्सेस यूज होता है कहाँ पे, ठंडी जगहों पे। अगर हम इंडिया में बात करें तो हिमाचल हो गया, इधर पर इसका बहुत यूज होता है। वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो न्यूजीलैंड में जियोथर्मल एनर्जी का क्या होता है, बहुत ढेर सारा यूज होता है। समझ में आया, जो चीज़ें धरती के अंदर हैं उसको जब हम क्या करते हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं एनर्जी के फॉर्म में निकाल के, तो वो हमारा क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया बात। ये सारे एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपके सामने क्या किए, एक्सप्लेन किए। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को। तो हमने क्या सीखा है, रिन्यूएबल, हमने इतना ढेर सारा सब कुछ सीख लिया। ठीक है, जल्दी से हम इसको वो कर लेते हैं। रिन्यूएबल मतलब विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है ना, विदाउट फियर ऑफ गेटिंग एग्जॉस्टेड। और क्या रहता है, ओरिजिनल गिफ्ट ऑफ नेचर है। भाई ये सब तो नेचर की तरफ से हमें मिला है ना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हवा, पानी, ये सब किसकी तरफ से मिला है, नेचर की तरफ से। ऑल्टरनेटिव्स हैं किसके, ऑल्टरनेटिव्स हैं ये किसके, नॉन रिन्यूएबल के, जिसको अब हम अगले उसमें डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके ऊपर नॉन कन्वेंशनल भी इनका एक दूसरा नाम होता है। ये सब चीजें मैंने आपके सामने दोस्तों क्या करेंगे, लिख दी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को।
इसको मैं अब रब कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल के ऊपर। नॉन रिन्यूएबल, the resources which are in limited quantity and which are to be used in balanced manner is called as non-renewable resources. Why balanced? वो इसलिए if exhausted will take a long time again for their formation. ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, ये चीज है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, नॉन रिन्यूएबल के बारे में बात करें, तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि भाई इसका एक और नाम होता है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? नॉन रिन्यूएबल को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो क्या है? कन्वेंशनल। ये आपके कन्वेंशनल रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल आपके क्या होते हैं दोस्तों? कन्वेंशनल रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है। और बड़े कम उसमें होते हैं जिनको हमें क्या करना पड़ता है? बड़े बैलेंस तरीके से यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। अगर हम इसका, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ इसके, ठीक है। चलिए, इसके एग्जाम्पल बेसिकली रहते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ फिर उसको हम डिफाइन करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल रहते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ताकि जिससे आपको ज़्यादा जूम इन ना करना पड़े। अब देखिए, अगर हम कोल की बात करें तो कोल हम सबको मालूम है कहाँ मिलता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड में सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अगर हम उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा? चीज़ें क्या हो जाएंगी? गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है? यूटिलाइज करना। और इनको कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी भी क्या होता है? बोला जाता है। इनके बहुत से नाम रहते हैं, बट अभी हम अपने समझने के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ इसको सिंपल तरीके से क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? फंडा क्लियर हुआ? तो ये दोस्तों आपके क्या रहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ, ठीक है। आई क्लियर आपको बात ये? चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। अब मैं इसको रब करता हूं। अब मैं आपको दूसरे टाइप बताता हूं, मिसलेनियस के बारे में बात करते हैं हम। मिसलेनियस, मिसलेनियस जो कि हमने क्या सीखा था? नो फर्दर सब डिवीजन, नो फर्दर सब डिवीजन, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब इसमें आपका क्या आता है? एक्चुअल रिसोर्स आता है, और उसमें क्या आता है? पोटेंशियल आता है, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस विच आर ऑलरेडी इन यूज, रिसोर्सेस विच आर ऑलरेडी इन यूज, जिसको हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, जो अभी हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है
रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है which are not used as resource but has a tendency or possibility that they can be used as resource। वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? पोटेंशियल कहलाता है। समझ में आया? पोटेंशियल को हम सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, इतना अगर आपको नहीं करना है तो ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स। और अगर ऑल्टरनेटिव नहीं अच्छा लग रहा हो तो एक और वर्ड है उसके लिए, ऑल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट्स। यानी जिसको आवश्यकता पड़ने पर हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट जो कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। समझ में आया दोस्तों? फंडा क्लियर हुआ? चलिए, अब पोटेंशियल के भी दोस्तों दो टाइप्स होते हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पोटेंशियल के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है दोस्तों क्या? रिजर्व। स्टॉक और रिजर्व, इसके बारे में याद रखेंगे। पोटेंशियल के दोस्तों कितने होते हैं? दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है क्या आपका? रिजर्व। इसके ऊपर प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए तो फिर मैं आपको बता देता हूं स्टॉक और रिजर्व के बारे में। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। जैसा कि अभी हमने देखा पोटेंशियल के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है क्या? रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्स आप लिख लीजिए यहाँ पर और इसको हम ये मिटा देते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है क्या? स्टॉक और एक होता है क्या आपका? रिजर्व। ठीक है। स्टॉक का मीनिंग क्या होता है? स्टॉक का मीनिंग क्या होता है? स्टॉक का मीनिंग होता है resources are available but technology is not used to discover or innovate them। और रिजर्व जो होता है वो आपका क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है आपका which are kept aside, which are kept aside for emergency purposes। यानी जिसको अभी हमने इसलिए यूज़ नहीं किया है कि यार अभी इमरजेंसी नहीं पड़ी है, जब इमरजेंसी पड़ेगी तब हम क्या करेंगे? इसका यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है किसका? स्टॉक और रिजर्व के बीच में। ठीक है। स्टॉक क्या होता है? अवेलेबल तो है बट अभी हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया है कि उसको हम क्या कर पाएँ, दोबारा से कुछ उसमें इन्हांसमेंट कर पाएँ। ये प्रोसेस रहती है, ठीक है, स्टॉक और रिजर्व के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। अब तो ये सारी चीज़ें तो अब आपकी क्या होती हैं दोस्तों? ख़त्म होती हैं जो हमारे बेसिक रिसोर्सेज थे। अब हम किसकी तरफ मूव ऑन करते हैं? मैन मेड रिसोर्सेज की तरफ अब हम क्या करते हैं? मूव ऑन करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपका ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी बात करते हैं। चलिए, मैन मेड रिसोर्स अब हमारी अगली हेडिंग है, मैन मेड रिसोर्स। ठीक है, मैन मेड रिसोर्स क्या होता है दोस्तों? द रिसोर्स which are developed by the human beings on the basis of their knowledge
skill, expertise, etc. is called as man-made resource. Man-made resource. ठीक है दोस्तों, ये चीज रहती है. Human beings on the basis of their knowledge, skill, expertise, etc. is called as what? Man-made resource. Man-made resource के बारे में तो हमने सारी बात करी हुई है. Man-made resource क्या है आपके? फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ठीक है ना, मोटर बाइक हो गई, कार हो गई, ये सारी चीजें. तो जिन सारी चीजों को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया. वो सब क्या कहलाता है? मैनमेड रिसोर्स कहलाता है. किस बेसिस पर बनाया है? अपने नॉलेज के बेस पर बनाया, अपने स्किल के बेसिस पर बनाया. और अब इसी बेस को अगर हम ध्यान में रखें तो इस चीज के बारे में हमें और अगर ज्यादा डीप में जाना है तो हमें एक और चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा. किसके बारे में? ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा. तब हम मैनमेड रिसोर्सेस की यूटिलिटी को और अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है? ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स. अब देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हम चाहें तो उसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं ऐसा. समझिएगा, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन का मतलब क्या होता है? पहले हम इसको देखें. इंडिविजुअल. और रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का मतलब होता है क्या? आपका वांट सेटिस्फाइंग पावर. वांट सेटिस्फाइंग पावर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? यूटिलिटी के नाम से जानते हैं. ठीक है, ह्यूमन हो गया, रिसोर्स हो गया. अगर हम H+R करें, H+R, तो ये हमारा किसके बराबर आता है? HR के बराबर आता है. HR आप लोगों ने सुना होगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ह्यूमन रिसोर्स. दैट इज व्हेन इंडिविजुअल itself is skilled enough to take care of his own. It's called as human resource. It's called as human resource. यानी जब कोई किसी देश का व्यक्ति या कोई व्यक्ति अपने आप में इतना क्या होता है? कैपेबल होता है, संपन्न होता है कि वो अपना ख्याल स्वयं रख सके और अपनी सोसाइटी को क्या कर पाए? आगे की तरफ लेके जा पाए, तो वो दोस्तों आपका क्या कहलाता है? ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है. इसका सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ. ज़्यादा अब हम उसके ऊपर नहीं जाते, अब हम सिंपल से बात समझते हैं. आप लोगों को आपके घर में डांट पड़ती होगी, पढ़ाई करो, ये करो, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह. सबको पड़ती है. क्यों पड़ती है? सो दैट यू बिकम व्हाट? अ ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो कि अपनी क्या कर पाए? अपने लिए व्यवस्था स्वयं बना पाए, वो आपका क्या कहलाता है? ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है. और किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट होती है वो किस बेसिस पे की जाती है? किस बेसिस पे उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है? ह्यूमन रिसोर्स उस कंट्री का कितना क्या है? इंपॉर्टेंट है. कितना ह्यूमन रिसोर्स उधर का क्या है? डेवलप्ड है. समझ में आया? इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. और ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड कैसे कहलाता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड आपका कहलाता है कि उसका एजुकेशन कैसा क्या है, उसकी स्किल्स कैसी क्या है, ठीक है, उसका एक्सपोजर कैसा है, ये सारी चीज़ें. तो ये सारे प्रिंसिपल्स आपके क्या बनते हैं? एक मैनरिज्म बनते हैं, एक पैरामीटर्स बनते हैं, जिनके जगह पे किसी व्यक्ति को क्या बोला जाता है? ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है. समझ में आया फंडा? आज आपके सामने मैं खड़ा होकर इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे सामने ना किताब है ना कुछ है. क्यों मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद अपने आप में क्या हूँ? एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ. आज हर कोई व्यक्ति जो कि अपने दम पे काम करता है वो क्या कहलाता है? ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है. ठीक है, आप अमेरिका की बात कर लीजिए, आप किसी की भी बात कर लीजिए, किसी भी डेवलप्ड कंट्री की आप बात कर लीजिए, सब वहां पर क्या है? सब वहां पर डेवलप्ड लोग हैं. ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों? ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है. द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन और द सिटीजन्स व्हिच आर लिविंग इन अ कंट्री specifies about the nature of what? Human resource. ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? That is the quality of people. Quality किस सेंस में हम बात कर सकते हैं?
क्वालिटी हम बात कर सकते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में, क्वालिटी हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, स्किल के बारे में, क्वालिटी हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, एक्सपोजर के बारे में। ये सारी चीज़ें, ये सब किस में आता है दोस्तों, आपका ह्यूमन रिसोर्स में आता है। और जिसमें से ह्यूमन रिसोर्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, या होता है एडुकेशन। एडुकेशन ही क्या करती है, सब तरीके से आदमी को डिफाइन करती है, ठीक है। तो ये क्वालिटी होती है किसकी, ह्यूमन रिसोर्स की, ठीक है। इससे हमने एक और इंपॉर्टेंट टर्म सीखा हुआ है जो मैं आपको इधर पे मैं लिखने की मैं कोशिश कर देता हूं, जल्दी से मैं लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। हायर द ह्यूमन रिसोर्स, हायर द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, हायर द डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड वाइस वर्सा। ये पूरे डिस्कशन का सार ये मैंने उतार दिया आपके सामने कि जितना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स आपका पढ़ा लिखा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, ग्रोथ होगा, पर्सनल लेवल पर भी, सोशल लेवल पर भी, और कंट्री एज अ होल लेवल पे भी। समझ में आया। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, अगर हमें एलिमेंट के बारे में बात करना हो तो एलिमेंट इसके ये रहते हैं, आपका एजुकेशन हो जाता है, स्किल हो जाता है, एक्सपर्टाइज हो जाता है, एक्सपोजर हो जाता है, ये सारी चीज़ें, ये दोस्तों इसके क्या रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेस के, ठीक है। तो ये बेटा मैंने आपको पूरे डिटेल में समझाने की हर एक चीज़ को कोशिश करी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, थोड़ी थोड़ी सी जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी अब हम डिस्कशन कर लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, अब आगे बढ़ाता हूँ। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारे सारे खत्म हो गए, तो इसको भी हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, उतनी देर से हम जो बात कर रहे थे बैलेंस यूज करना है, अच्छे तरीके से प्रयोग में करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। आइए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करना है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम क्या ले सकते हैं, आपका 4 आवर्स, 4 आवर्स स्ट्रैटेजी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों आपके लिए। 4 आवर्स स्ट्रैटेजी, अगर मैं 4 आवर्स स्ट्रैटेजी की बात करूं तो आपका क्या होता है, सबसे पहला आर क्या होता है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, एंड लास्ट वन रिफ्यूज। तो अगर हम देखो बेटा, अगर हम इसका क्या बनाएं, इसका अगर हम एक ये कैप्सूल बनाने का छोटा सा कोशिश करें, ये सारे, तो ये आपका क्या बन जाता है, 4 आवर स्ट्रैटेजी बन जाता है। समझ में आया। कंजर्वेशन का मतलब क्या कहलाता है, अगर कोई मुझसे पूछे तो कंजर्वेशन का मतलब कहलाता है प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेस, प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेस। वाई, दो चीजें, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम का मतलब होता है क्या दोस्तों, आपका ऑप्टिमम का मतलब होता है फुलर, द फुलेस्ट, द बेस्ट, ठीक है ना। ऑप्टिमम मतलब फुल यूज, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, टू अवॉइड वेस्टेज, ठीक है, टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। और थर्ड हम ले सकते हैं
टू इंश्योर लॉन्गेविटी, यानी आपका रिसोर्स क्या है, लंबा चल पाए। ठीक है, समझ में आया बात को। इसलिए हमें रिसोर्सेज को क्या करना पड़ता है, कंजर्व करना पड़ता है। तो देखिए आपके इसी क्वेश्चन से मैंने दो आंसर निकाल दिया आपके। पहला, रिसोर्स कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। Why there is a need to have protection of resources? So that resources can be used for a longer period of time, wastage can be avoided, and we can ensure that resources are what, optimally utilized, जो कि आपके सामने पूरे तरीके से क्या हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, फंडा क्लियर हुआ। इन सारी चीजों के ऊपर हमें बात करना है। अब हम किसकी तरफ आते हैं, 4R स्ट्रैटेजी, जो कि किसका पार्ट है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का भी क्या है, एक पार्ट है। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, रिफ्यूज। रिड्यूस मतलब क्या रहता है, रिड्यूस का मतलब रहता है टू कर्टेल कंजम्पशन। यानी कर्टेल कंजम्पशन कैसे होता है भाई, आप कौन आपको बोलता है कि शावर के नीचे घंटों खड़े होके नहाइए, पानी तो है ना, नहा तो आप 5 मिनट में भी सकते हैं। समझ में आया, किसने बोला आपको कि आधे आधे घंटे शावर के नीचे हम खड़े होके पानी को वेस्ट करें। ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाता है, रिड्यूस कहलाता है। ठीक है, रिसाइकिल क्या कहलाता है आपका, रिसाइकिल का मतलब ये होता है, या और अगर हम और अच्छे तरीके से रिड्यूस के बारे में बात करना चाहें तो हम ब्रश कर रहे हैं, वॉश बेसिन में बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, टैप खोल के खड़े हो जाते हैं, पानी बह रहा है पूरे तरीके से, और हम बढ़िया से अपने टीथ्स को क्या कर रहे हैं, ब्रश अप करे पड़े। क्या ये सही है, ब्रश करना बिल्कुल सही है, लेकिन ब्रश करते हुए पानी बहाना ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है ना। तो ये क्या कहलाता है आपका, रिड्यूस कहलाता है। समझ में आया फंडा, पॉइंट क्लियर हुआ, ये चीज है। रिसाइकिल क्या कहलाता है, दैट इज टू यूज दोस प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है आपका, चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, नेक चंद ने बनाया वेस्ट प्रोडक्ट से। तो ये क्या है, रिसाइकिल, यानी किसी चीज को कंप्लीटली डिसरिगार्ड करने के उसमें उसको रिसाइकिल भी क्या किया जा सकता है, बहुत इजीली किया जा सकता है। ठीक है, तो रिसाइकिल का मतलब क्या हो जाता है, टू यूज अगेन इन डिफरेंट मैनर। रीयूज का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा यार, एक ड्रेस पहन ली तो अब इसका 15-20 दिन तक नंबर नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, यार एक बार जो ड्रेस पहन ली अब दोबारा से नहीं पहनूंगा। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, बट यू कैन यूज दैट थिंग ऑल्सो। समझ में आया फंडा, पॉइंट क्लियर हुआ। सो दैट चीज़ों को हम क्या कर पाए, अच्छे से यूज कर पाए, चीज़ों की वेस्टेज ना हो, इस बात का ध्यान रखना है हमें। समझ में आया फंडा, पॉइंट क्लियर हुआ, ये प्रोसेस है। तो ये आपका क्या कहलाता है, रीयूज कहलाता है। ठीक है, टू टेक इनटू यूज, ये आपका क्या कहलाता है, रीयूज कहलाता है। और रिफ्यूज कहलाता है अवॉइड यूजेज ऑफ रिसोर्स, अवॉइड यूजेज ऑफ रिसोर्स वेरेवर पॉसिबल, यानी जहां कहीं पे भी जरूरत हो सके आपको रिसोर्स को क्या करना है, यूज करने से कतराना है। कैसे भाई, हम रूम में खड़े हैं, ठीक है ना, अब रूम में जब हम खड़े हैं और वहां पर फैन की, या हम रूम छोड़ के जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइट को बंद कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, फैन को बंद कर सकते हैं। समझ में आया, जब आपको कहीं पानी बहता दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, टैप को बंद कर सकते हैं। फंडा क्लियर हुआ, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी सेव्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। समझ में आया, इलेक्ट्रिसिटी सेव्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, वाटर सेव्ड इज इक्वल्स टू वाटर कंज्यूम्ड। समझ में आया, तो ये सारी चीजें, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है बेटा, बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत स्कैर्स इन नेचर है। अगर हमने उसको पूरे तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। समझिएगा, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी जैसे एक रूम है, रूम में 4 लोगों का स्पेस है, 4 स्पेसेस हैं उधर पे, और उस रूम में अवेलेबल कितने लोग हैं, अवेलेबल पर्सन कितने हैं, 2 लोग हैं, और स्पेस 4 लोगों का है, तो जगह ही जगह दिखेगी। समझ में आया, बट अगर उसी रूम में, सेम रूम है, स्पेस 4 लोगों का ही है, बट अवेलेबल वहां पर कितने हैं,
50। प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेम यही प्रोसेस आज क्या हो रहा है हमारे अर्थ में हो रही है, ठीक है। जमीन इतनी सी है, लेकिन उस जमीन का यूज करने वाले लोग कितने हो गए? इतने हो गए। जमीन इतनी सी, लोग इतने हो गए, प्रॉब्लम बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। इसी चीज को हमको क्या करना है? ये पढ़ना है, इसीलिए, ताकि जिससे हम अपने लिए क्या कर पाए दोस्तों? बेनिफिट कर पाए, बेनिफिट बना पाए, और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी क्या कर पाए? कुछ अच्छा छोड़ के जा सकें। और इसी के थ्रू हम एक नए कंसेप्ट की तरफ अब आ रहे हैं, जिसका नाम है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए अब हम उसकी तरफ हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। ये सब मैं रब कर रहा हूं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये इस चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से इसके बारे में क्या कर लेते हैं? डिस्कशन कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब देखो इन दोनों चीजों को हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को पढ़ने का तरीका होता है उसको ब्रेक करके पढ़ने का तरीका। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज कब हुआ था। इसका सबसे पहला यूज हुआ था बेटा 1987 में। किसने यूज किया था? यूएन। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस, जो कि कब बना था? अक्टूबर 1945 में बना था, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तब ये बना था यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक समिट भी हुई थी बेटा, जो आप आगे चल के पढ़ोगे, बट अभी मैं आपको एक बेसिक बता देता हूं उस चीज का। एक समिट हुई थी जिसका नाम था क्या? रियो समिट, 1992। और उसी में से एक चीज निकल कर आई थी एजेंडा 21, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको ध्यान में रखना है। अभी ज्यादा आपको नहीं जाना, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में ये सारी चीजें भी क्या होती हैं? जुड़ी हुई आती हैं। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? अभी एक नया नया कंसेप्ट आया है, इसीलिए इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? सस्टेनेबल का मतलब होता है विच कैन सस्टेन, सर्वाइव। तो जिसको सस्टेन का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है वो इससे समझ सकता है सर्वाइव। सर्वाइव मतलब जो कि क्या कर सके? टिक सके, लंबे समय तक चल सके। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सस्टेनेबल। एंड डेवलपमेंट इज व्हाट कॉल्ड एज व्हाट? डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज इनहैंसमेंट। इनहैंसमेंट इन एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका यहां पर समझ लेते हैं। एवरीथिंग का मतलब होता है इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, फिर आपका क्या आता है? एक्सपोजर। यानी लाइफ की जो सारी जो चीजें होती हैं, जो भी सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसमें क्या होना? ग्रोथ होना, वो आपका क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट चीज होती क्या है। एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपको रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि आपका इन्वायरमेंट भी खराब ना हो, ठीक है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के समय में। इन्वायरमेंट भी खराब ना हो, आप अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी क्या कर पाएं? चीज़ों को छोड़ पाएं, और आप अपने लिए भी क्या कर पाएं? चीज़ों को यूटिलाइज कर पाएं, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बस इतनी सी बात होती है, दैट इज टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट मैनर विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, so that needs of present as well as of future generation can be satisfied. This is the beauty of what? Sustainable development. समझ में आया बेटा? फंडा क्लियर हुआ। इतनी सी चीज को आपको क्या करना है? अपने ध्यान में रखना है। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, बेटरमेंट के लिए, ठीक है। चलिए मैं ये सारी चीजें मैं मिटा दे रहा हूं। ये सब जो मैंने लिखा हुआ है एक्सेस में, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं।
हम अच्छे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कर देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि मैंने आपको ब्रेक करके बता दिया, इसको हम चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस प्लस डी इज इक्वल्स टू वॉट, एस डी, दैट इज द प्रोसेस और फिनोमिना कंसर्न्ड विथ किससे जोड़ा है भाई, बैलेंस्ड यूज ऑफ रिसोर्स without harming environment, to satisfy needs of present and future जनरेशन। ठीक है, ये सारी चीज कहलाता है आपको। इस पॉइंट को हम इधर भी चाहे तो हम लिख सकते हैं, विदाउट हार्मिंग टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ, इसको हम ऐसे भी कर लेते हैं, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। ये चीज बेटा आपकी क्या कहलाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाती है। और आजकल इसका एक और नाम बदल गया है, आजकल इसका नाम हो गया क्या, SED, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चाहे तो हम इधर पे भी लिख सकते हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप चाहे SED बोलें या SD बोलें, बात सेम है। समझ में आया फंडा? मॉडर्न कंसेप्ट है, अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, 1987 में ही आया है। ठीक है, तो वो रियो समिट मैंने आपको बताया, उसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हैं उसके साथ में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपका पहला चैप्टर जो था, जो रिसोर्सेज का चैप्टर था, वो यहाँ पर क्या होता है, ख़त्म होता है। आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश करी है। और भी जो सारी बेटा जो चीज़ें हैं, एक्सरसाइजेस को आप सॉल्व करिएगा, और अगर उसमें कुछ नहीं बनता है तो मुझे बताइएगा। वैसे हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं आपकी NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इसके आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए।